नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज 4 तारीख के बाद क्या होगा, यानी कि 4 जून को जिस दिन 2024 के चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद क्या हो सकता है। एक डिटेल्ड एनालिसिस मतलब एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय इतिहास में ऐसा क्या क्या हुआ जो इस प्रकार तीसरे टर्म में या तीसरे प्रमुख के रूप में जब चुनकर आए तो कैसे भारत में युग परिवर्तन आया। मैं आपको याद दिला दूं कि नेहरू जी तीसरी बार चुनकर आए थे। पहली बार 1947 में जॉर्ज सस्टम ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया था, यानी कि प्रधानमंत्री चुना था। वो चुनाव नहीं था 47 वाला, वो इलेक्ट किए गए थे। उस विषय पर अभी हम नहीं जाएंगे कि वो कैसे गलत तरीके से सत्ता में आ गए थे 47 में। बात आती है 1951-52 के चुनाव में। पहली बार जो चुनाव लड़ा गया वो 51 में चुनाव लड़ा गया अक्टूबर में, और फिर आधा चुनाव 52 में लड़ा गया फरवरी में। तो मैं उस चुनाव को 1952 के रूप में लोग जानते हैं। तो 1952 में चुने गए, 1957 में चुने गए, 1962 में चुने गए। 1962 में जब वो चुने गए तो चीन ने हमला कर दिया हमारे ऊपर। ध्यान से इस बात को नोट करने की है कि तीसरी बार जब वो चुने गए तो चुनने के 9 महीने के अंदर उनके ऊपर हमला हो गया। वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि 64 में उनकी मृत्यु हुई। तो लगभग 14 वर्ष तक, 62 52 से लेकर और 64 14 वर्ष से ज्यादा समय तक वो सत्ता में रहे। 5 वर्ष वो नहीं काउंट कर रहा हूँ, 47 से लेकर 52 तक, 51 52 तक, क्योंकि वो किसी के प्रसाद, अंग्रेजों के प्रसाद का परिणाम था कि अंग्रेजों ने उनको आशीर्वाद दिया और वो बैठ गए माउंटबेटन की कृपा से। इंदिरा गांधी 1966 में आ गई। 1966 में इंदिरा गांधी मृतक आश्रित के रूप में आई थी, क्योंकि मृतक आश्रित से मतलब ये है कि नेहरू जी की मृत्यु हुई, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी बैठे, शास्त्री जी के समय पर युद्ध हो गया और शास्त्री जी की वहीं ताशकंद में मृत्यु हो गई। तो मृतक आश्रित के रूप में, क्योंकि वो चुनाव से नहीं आई, मृतक आश्रित के रूप में वो बैठी थी, इसलिए उसको मैं उनका चुनाव नहीं मानता। उन्होंने जो पहली बार चुनाव लड़ा वो 67 का चुनाव था, तो 67 का चुनाव लड़ा। और 67 के चुनाव में मतलब 66 67 और 71 का चुनाव हुआ। 71 के चुनाव के 9 महीने के अंदर पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया। इंदिरा गांधी के थर्ड टर्म में 9 महीने के अंदर हमारे यहां पहला युद्ध हो गया। उसके बाद का जो चुनाव आया 75 में, वो चुनाव हम सब मालूम है, इमरजेंसी लगाई गई। फिर अटल जी आए। अटल जी का पहला चुनाव, 13 दिन की सरकार, कुछ लोग 15 दिन की सरकार बताते हैं, 16 दिन की सरकार बताते हैं। दूसरे चुनाव में 1998 में पहली बार सरकार बनी, दूसरी बार सरकार बनी। सरकार के तीसरे मतलब दूसरा टर्म खत्म होने से पहले कारगिल हो गया और तीसरी बार वो सत्ता में आए। 3 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 3 का आंकड़ा नेहरू जी का, पहला युद्ध हुआ चीन से। 3 का आंकड़ा इंदिरा गांधी का, युद्ध हुआ पाकिस्तान से। 3 का आंकड़ा वाजपेयी जी का, युद्ध हुआ कारगिल का। और मोदी जी का तीसरा टर्म, 2 टर्म में उनका अपना मानना था कि देश को खड़ा करना है, देश की इकोनॉमी खड़ी करनी है, देश के अंदर का वातावरण ठीक करना है, देश को उठाकर विश्व पटल पर लेकर जाना। जो गलतियां पहले होती रही, नेहरू जी के समय पर जो गलतियां हुई जिसकी वजह से हम चीन का युद्ध हार गए, इंदिरा गांधी के समय पर गलती हुई जिसकी वजह से हम चीन और अमेरिका द्वारा घेर लिए गए, रशिया हमारा साथ दिया। वाजपेयी जी के समय पर गलती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि विश्व से उन्होंने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की, लेकिन उनको इतना समय नहीं मिल पाया था कि वो संबंध अच्छे बना लेते। परिणाम, कारगिल के युद्ध में भी हम जीते तो, लेकिन बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं थी। मोदी जी ने पूरे विश्व के साथ अपने संबंध स्थापित किए, विश्व नेता की तरह अपने आप को स्टैब्लिश किया। भारत को भी विश्व गुरु के पायदान पर ले जाने के लिए 4 कदम आगे बढ़े। और फिर पाकिस्तान को उन्होंने पैदल किया। चाइना की इकोनॉमी डाउन हुई, भारत की इकोनॉमी बढ़ी। इन सबका श्रेय मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने विश्व भर में जो यात्राएं की और भारत को चाइना के ऑप्शन के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। विश्व के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, चाइना का ऑप्शन भारत खड़ा हो गया। और भारत मतलब अब इस समय का माहौल यह है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। करप्शन के मामले में पॉलिटिकल लीडर्स जेल में जा ही रहे हैं,
और देश में जो अमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए, चाहे हम हाईवेज की बात करें, हम वाटरवेज की बात करें, हम रेलवेज की बात करें, या फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वर्क फ्रॉम होम की बात करें, कंपनियों के इन्वेस्टमेंट की बात करें, भारतीय कंपनियों की प्रोग्रेस की बात करें, विदेश की कंपनियों का भारत में इन्वेस्टमेंट की बात करें, आत्मनिर्भर भारत के विषय में डिफेंस को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, ये सारे विषय जो भारत में होने चाहिए, वो सारे विषय हमने भारत में किए पिछले 10 वर्ष में। अब मोदी 3.0 होने जा रहा है। जो क्या हुआ था नेहरू जी के समय पर, इंदिरा जी के समय पर, अटल जी के समय पर, और अब नेहरू मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अलावा भारत में अभी तक कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बना। पहली बार प्रधानमंत्री बने जो 4 टर्म निकाले, 3 टर्म उनमें से मैं मान के चलूं चुनाव लड़कर आए नेहरू जी, 3 टर्म चुनाव लड़कर आई इंदिरा गांधी, 3 टर्म चुनाव लड़कर आए अटल बिहारी वाजपेयी, और 3 टर्म चुनाव लड़कर तीसरे टर्म में चुनाव लड़कर आए मोदी जी। इन सभी के चुनाव के बाद, खासतौर से इंदिरा गांधी के फुल टर्म और नेहरू के फुल टर्म के 9 महीने के अंदर एक बड़ा अमूलचूल परिवर्तन हमने देश में देखा। बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान का विभाजन हो गया, हम अक्साई चीन का पोर्शन 62 में हार गए, 67 में डोकलाम भी हुआ, छोटा युद्ध हुआ। मोदी जी के रहते हुए एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का मामला आया। एयर स्ट्राइक का मामला यहीं पर नहीं आया, म्यांमार और थाईलैंड में भी आया। मोदी जी के समय पर अफगानिस्तान हमने देखा और पाकिस्तान को जूझते देखा। यानी कि पहले से जो दुश्मन है, जो 71 में पाकिस्तान था, वो आज का पाकिस्तान नहीं है, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। जो 62 का चीन था, वैसा आज चीन है तो, लेकिन वैसी परिस्थिति में वैश्विक जगत में नहीं है जैसा होना चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं अगले 6 से 9 महीने में। उन्होंने एक संकेत दिया है, और संकेत उन्होंने ये दिया है कि भारत जो है कुछ बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखेगा, भूचाल देखेगा, ऐसा संकेत दिया उन्होंने। तो मोदी जी का ये संकेत कि भारत मोदी 3.0 में 6 महीने में बड़ा देखेगा, तो एक बात तो ये देखी जा सकती है, जो जनरली लोग कह रहे हैं, मेरा ये विषय नहीं है, मैं दूसरे विषय पर आना चाहता हूं। जो जनरली लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी, राजनाथ जी, या फिर जो अमित शाह जी, या मैं बात करूं कि योगी आदित्यनाथ जी, ये 4-5 जो बड़े नेता हैं देश के, इन्होंने अपने सार्वजनिक मंचों से घोषणा करी है कि पीओजे के पीओएल, यानी कि पाक ऑक्युपाइड लद्दाख, पाक ऑक्युपाइड जम्मू, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये सब हमारा हिस्सा है, और हम संकल्प लेते हैं कि इसको वापस लेंगे। उसका हवाला देते हुए नरसिंह राव सरकार के समय पर 1994 में, मेरे ख्याल से 1994 रहा था वो, जो रेजोल्यूशन पास किया था संसद ने कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भी हमारा है, और उसको हम वापस लेंगे। ये राजनीतिक संकल्प भारत में है, उसको हम संकल्प दिवस के रूप में मनाते भी हैं। तो एक विषय तो ये है कि पाकिस्तान जिस स्थिति से गुजर रहा है, क्या पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जब मैं कहता हूं तो मैं कहता हूं मीरपुर, मुजफ्फराबाद, और इसके अलावा मतलब पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में ही गिलगिट और बाल्टिस्तान, ये 4 बड़ी टेरिटरीज हैं जो लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग बनती है, जो हमारा हिस्सा है, लिखत पढ़त में हमारा हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय तरीके से रिकॉग्नाइज्ड हमारा हिस्सा है, जिसके पेपर सारे हमारे पास हैं। वो हिस्सा वापस लाया जा सकता है। लेकिन क्या यही भूचाल है? इस भूचाल का विपक्षी पार्टियों से क्या लेना देना है? ये तो सब साथ में खड़ी होंगी। विपक्षी पार्टियां नहीं जोर से बोल पा रही होंगी तो अपोजिट भी नहीं कह सकते, क्योंकि अपोजिशन करेंगे का मतलब गलत हो जाएगा। और अगर अटल जी की तरह बिहेव करेंगे, तो इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश को अलग किया था, तो उस समय अटल जी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने भर भर कर उनकी तारीफ करी थी। तो सवाल ये है इसमें, क्या यही बड़ा भूचाल है? मुझे नहीं लगता ये बड़ा भूचाल है, ये एक प्रक्रिया है। कारगिल का युद्ध हमने लड़ा था, वो हमने किया था, ये इतिहास का एक वो हो सकता है। लेकिन अब मैं जो जो भारत की समस्या है, वो समस्या है युग परिवर्तन की। भारत की समस्या पाकिस्तान को कब्जा करना नहीं है। पाकिस्तान को कब्जा अगर हम करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है वो।
आज का जो पाकिस्तान है उस पर कब्जा किया जा सकता है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया जा सकता है, और वो जो एटम बम है, उनके पास न्यूक्लियर बम है, और ये है वो, ये सब बोकस बात है। इसमें अब आज की तारीख में कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है। क्योंकि वो अगर होती तो वो जो कह रहे थे मेरे पास छोटे बड़े आधा पौआ किलो भर के सब रखे हुए, मोदी जी ने घोषणा कर दी थी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि उनके सब बम धरे रह जाएंगे, वो कुछ बम बम का वो नहीं है। तो ये जो परीक्षण उस समय हुआ वो हो गया होगा, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर अपने आप को कह सकता है उन परीक्षणों के नाम से, लेकिन आज की तारीख में उनके पास कुछ है नहीं, या मैं कहूं उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हटाइए वो बात, खत्म करते हैं। लेकिन युग परिवर्तन की बात जहां तक आती है, तो युग परिवर्तन को ध्यान में रखें। आप याद करिए कि मगध का साम्राज्य, थोड़ा सा पोर्शन है, मैं तीन बड़े युगों की बात करूंगा और उसमें भी उसकी पैरिटी आज के साथ मिलाऊंगा। भारत में उपनिषदीय काल था, भारत में वेद पुराणों का काल था, यही एजुकेशन हुआ करती थी, और चाणक्य बड़ा विद्वान था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर शासन करना शुरू कर दिया, तो भाई वही काल था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार सत्ता में बैठा, और बिंदुसार के बाद उनके बिंदुसार के दो बेटों में युद्ध हुआ। अशोक जीता। अशोक 8 वर्ष तक वो वहां नहीं आया, मतलब मगध में पाटलिपुत्र में वो शासन करने नहीं आया। कितने नंबर का शासक था? पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक बिंदुसार, और तीसरा शासक अशोक। अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, यानी कि मगध को कलिंग हमेशा परेशान करता था। कलिंग का युद्ध किया, ऐसा कहते हैं 1 लाख लोग कलिंग में मारे गए। फिर उसने बुद्ध धर्म को या बौद्ध धम्म को स्टैब्लिश किया, क्योंकि पुराने वाले सिस्टम में दासी पुत्र या सौतेले पुत्र को स्थान नहीं था। तो उसने पुराने सिस्टम को, पौराणिक काल जो वैदिक काल था या वैदिक शिक्षा थी, जो स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल थे, उनको पूरा बदल दिया। अब वो सांख्य के एक उपशासन, यानी कि सांख्य के एक भाग जिसको बुद्ध धम्म कहा जाता है, उसको स्टैब्लिश कर दिया, और 8 वर्ष के बाद वो सत्ता पर बैठा। फिर उसने वो जो शिलालेख लिखवाने शुरू किए, परिवर्तन करना शुरू किया, और वो युग परिवर्तन का समय था। निश्चित रूप से वो युग परिवर्तन का समय था। अशोक तीसरा शासक युग परिवर्तन कर पाया। अशोक के बाद, मतलब अगर हम कहें छठा शासक बृहद्रथ, वो इतना ज्यादा प्रभावित हो गया बुद्ध से कि वो युद्ध ही भूल गया। याद रखने की बात है, जितना शास्त्र इंपॉर्टेंट है उतना ही शस्त्र भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ब्राह्मण या ज्ञानी का शस्त्र शास्त्र होता है, या शास्त्र उसका उसका अंग होता है, तो वैसे ही क्षत्रिय का अंग शस्त्र होता है। और शस्त्र और शास्त्र का अनोखा मिलन भारतीय संस्कृति है, कोई देवी देवता उठाकर देख लीजिए। तो जो शास्त्रों की बात आती है, शस्त्रों की बात आती है, तो उसने शस्त्र भूल गया, वो शास्त्रों पर चल दिया, बुद्ध पर। पुष्यमित्र शुंग ने उसका वध कर दिया, सत्ता में बैठ गया, और उसने परिवर्तन किया, फिर से वो पुराने सिस्टम को लेकर आया। इसके बाद एक बड़ा परिवर्तन आया गुप्त वंश में। जब गुप्तों ने शासन शुरू किया, तो श्रीगुप्त ने स्थापना करी। श्रीगुप्त की स्थापना के बाद दूसरा शासक उनका बैठा, और ये जो गुप्त वंश के शासक बैठे, श्रीगुप्त, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, और फिर समुद्रगुप्त। तो श्रीगुप्त को हम मान सकते हैं उसने स्थापना करी होगी तीसरी सदी के शुरुआत में, या तीसरी सदी के अंत में, या चौथी सदी की शुरुआत में। दूसरा शासक उसका चंद्रगुप्त प्रथम बैठा। कुछ लोग घटोत्कच को कहते हैं, लेकिन ऐसा इतिहास में कोई वर्णन मिलता नहीं है कि घटोत्कच कोई अच्छा शासक था, या शासक था भी नहीं था। श्रीगुप्त और घटोत्कच को एक साथ मिलाकर देखते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में बैठा। और उसके बाद जो तीसरा शासक बैठा, मैं तीसरा, वहां भी तीसरा और यहां भी तीसरा, तीसरा शासक बैठा, वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि 335 ईस्वी से 375 ईस्वी, 40 साल तक उसने शासन किया, और पूरे भारत को एक कर दिया। ऐसा बताया जाता है इतिहास में कि इतना बड़ा भारत कभी नहीं रहा जितना बड़ा समुद्रगुप्त के समय पर आया। ये तीसरा शासक था वो। समुद्रगुप्त के बाद कच्छ, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, और फिर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त उसका अंतिम बड़ा शासक है, जिसने हूणों को, वहां पर क्या हुआ था
वहां पर हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक, और अशोक के बाद फिर वृद्धत को पलटकर सत्ता परिवर्तन हुआ था। यहां पर भी लगभग वही आंकड़ा बैठ रहा, वो तीसरा शासक, फिर छठा शासक, उसके बाद छठा शासक। तो फिर स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया। हूणों को परास्त करने के बाद स्कंदगुप्त की शक्ति कमजोर हो गई, भारतीय राज्य फिर बिखरने लगे और टूटकर अलग हो गए। ये हिंदू शासन की बात है। गुप्त शासन को ही हिंदुस्तान का स्वर्णिम समय कहा जाता है। उसी समय पर मोस्टली विज्ञान की रिसर्चें हुई। वो भागवत, अब आते हैं संप्रदाय पर। मौर्य काल में जब मौर्य काल शुरू हुआ था, तो उस समय का जो धर्म कहा जाता था, वो भारतीय शास्त्रीय धर्म कहा जाता था, जिसको लोग ब्राह्मण धर्म भी कहते थे। ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण धर्म की बात करता हूं। फिर उसने परिवर्तन करके बुद्ध लाया। बुद्ध के बाद फिर पुष्यमित्र शुंग फिर से उसी शास्त्रीय परिवर्तन को लेकर आया था। यहां पर जब गुप्त बैठे तो ये भागवत लेकर आए, यानी कि पौराणिक काल हो गया था, तो वैष्णव और शैवों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। और ये वैष्णव थे। जहां कहीं भी गुप्त युद्ध करते, युद्ध करने के बाद वहां एक मंदिर बनाते, भागवत मंदिर बनाते। और उसी समय ऐसा भी कहा जाता है, मैं बहुत स्पष्टता से नहीं कह सकता, लेकिन विद्वान ये भी कहते हैं कि उसी समय पर पुराणों की रचना हुई। और पुराणों की रचना में देव पुरुष के रूप में, देव पुरुष से मतलब कि व्यक्ति के रूप में, विग्रह के रूप में भगवान के अवतारों को सृजित किया गया। मतलब भगवान जो महापुरुष थे, उनको अवतार कहा जाने लगा। उससे पहले अगर हम वैदिक काल देखते हैं, या फिर हम उपनिषद काल देखते हैं, या फिर हम भारत के दर्शन देखते हैं, उपवेदों को देखते हैं, वेदांगों को देखते हैं, वो सब प्राण और प्राण से सृजन, प्राण, प्राण के अवशिष्ट, वो सब अवशिष्ट से बनाते हैं। और वो प्राण पृथ्वी में बताते हैं, वो प्राण सूर्य में बताते हैं, वो प्राण सब जगह प्राण बताते हैं। और कहते हैं कि उनके अवशिष्ट के रूप में पंचभूत, पंचभूतों के अवशिष्ट के रूप में पृथ्वी, पृथ्वी के अवशिष्ट के रूप में उसकी प्रजा, यानी कि जानवर और पेड़ पौधे, उनके अवशिष्ट के रूप में उनकी बढ़ोत्तरी, और सब में प्राण। वो कहते हैं कि पहले ये पंचभूत आते हैं, पंचभूतों को इकट्ठा रखने के लिए, उनका एक स्वरूप रखने के लिए प्राण प्रवेश करते हैं। ऐसी पृथ्वी पंचभूतों का अवशिष्ट, और अब उस अवशिष्ट के बाद पृथ्वी में प्राण। जैसे मां के गर्भ में एक बच्चा आता है, और बच्चा 3 महीने के बाद उसमें प्राण प्रवेश कर जाता है। जैसे ही प्राण प्रवेश करता है, वैसे वो जीवंत तो हो जाता है। उससे पहले वो वैसा रहता है। तो उससे ये पूरी फिलॉसफी थी। देवता का मतलब वहां शक्तिपुंज हुआ करता था। देवता का मतलब वहां विग्रह नहीं, वहां महापुरुष नहीं, वहां महामानव नहीं। लेकिन गुप्तों के समय पर आते आते वो जो देवता है, वो देवता वैदिक देवता से पौराणिक देवता हो गया। और पौराणिक देवता के रूप में हमने महापुरुषों को दैव पुरुष मानकर उनकी आराधना करना शुरू किया, उनका चरित्र लिखना शुरू किया, उनके चरित्र को पूजना शुरू किया। ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई कहता 5,000 साल, कोई 10,000 साल, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो ऐसा है। तो गुप्तों ने वो सब किया, और उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार किया, भागवत धर्म को भारत में स्टैब्लिश कर दिया। स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद, स्कंदगुप्त जो आखिरी बड़ा शासक हुआ गुप्तों का, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद भारत फिर विखंडित हो गया। और अब राजपूत भारत में आ गए। भारत 3 टुकड़ों में बट गया था। उसके बाद गुप्तों के बाद 3 टुकड़ों में बचा। एक का केंद्र आंध्र सातवाहन, यानी कि आंध्र प्रदेश आज का। दूसरे का केंद्र आज का कन्नौज, फर्रुखाबाद, कन्नौज कानपुर के पास। और तीसरा केंद्र कामरूप, यानी कि आज का असम। ये ट्राई पार्टी 3 भारत बने रहे, और ये 3 भारत 300 वर्षों तक लड़ते रहे। उसके बाद फिर भारत का एकीकरण हो गया। ये बता रहा है कि अब 1947 के बाद, 1947 के बाद, अच्छा, ये भी पूरी प्रक्रिया, जब तीसरा शासक आता है कहीं भी, आपको बता दूं, मौर्यों ने 138 वर्ष तक शासन किया, 138 ईयर्स। उसमें अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वो उसका बेटा, और उसके बाद अशोक, तो ये पीरियड लगभग 50 साल का बनता है, 60 साल का बनता है। ये 50-60 बल्कि 70 साल का बनता है। 50 साल तो चंद्रगुप्त मौर्य खुद ही बैठा था। फिर उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार बैठा, वो भी लंबे समय तक बैठा। फिर उसके बाद अशोक बैठा।
ये समय जो लग रहा है, ये समय लगभग 70-75 वर्ष का लगता है। अब हम लोग आ जाते हैं गुप्त वंश पर। गुप्त वंश का जो समय है, पहला शासक जब बैठ रहा है श्रीगुप्त, श्रीगुप्त की बात करें तो वो लगभग 300 ईस्वी में बैठता है। 300 ईस्वी के बाद जब समुद्रगुप्त आया, तो समुद्रगुप्त 375 ईस्वी तक चला, तो 280 ईस्वी से 335 ईस्वी। और जब वो विश्व विजय करता है तो 70 वर्ष हुए थे। यानी कि गुप्त वंश को आने के बाद लगभग 70 वर्ष बाद उसने भारत को एक कर दिया था। मौर्य वंश के आने के बाद, बैठने के बाद लगभग 70-75 वर्ष के बाद अशोक ने भारत को फिर से पुनः एक किया था। तो गुप्त वंश में भी आजादी के यानी कि नई सत्ता आने के 70-75 वर्ष लगे, और मौर्य वंश में भी आने के 70-75 वर्ष लगे। ये इतिहास है। और फिर उसको डिग्रेडेशन में भी उतना ही टाइम लगा होगा। 100 साल, जब तक 138 साल वो बैठे, तो अगले 40 साल में मौर्य डिग्रेड हो गए। और ये अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें, 375 में ये समुद्रगुप्त जा रहा है, और इनकी डायनेस्टी पूरी की पूरी अगर मैं बात करता हूं तो 467, मतलब उसके बाद लगभग 90 वर्ष और चला। 80 वर्ष, 90 वर्ष, और 90 वर्ष बाद ऐसा हो गया, क्योंकि इनकी डायनेस्टी का समय भी 200, सवा 200 साल, 200 साल लगभग माना जाता है, उनका 138 साल माना जाता है। अब फिर विदेशी भारत में आ गए। अब इन सभी में विदेशियों का खतरा सदैव रहा। अशोक के समय पर यूनान सामने खड़ा था, या मैं कहूं मौर्यों के सामने यूनान सामने खड़ा था। उस समय यूनान विश्व की शक्ति हुआ करता था। गुप्तों के समय पर हूण खड़े थे। हूण पूरे विश्व को तहस नहस कर चुके थे। फिर जो ट्राई पार्टी चला, इसके सामने इस्लाम आ चुका था तब तक। तो इस्लाम ने फिर भारत पर कब्जा भी किया, लंबे समय तक शासन किया। फिर ईसाई आ गए। ईसाइयों ने लगभग पौने 200 वर्ष तक शासन किया। 300 वर्ष, 350 वर्ष उन्होंने शासन किया। तो अब लेकिन विदेशियों की बात छोड़ दें, तो फिर 75, 70, 75 साल बाद भारत में, जैसा उस समय की बात मैं कहता हूं, अशोक के समय भी, मौर्य काल, फिर गुप्त काल, और अब ये इंडिपेंडेंट भारत 1947 के बाद वाला, जिसमें 1952 से ठीक ठाक वो चलना शुरू हुआ। उस भारत में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 70-75 वर्ष बाद एक बड़ा युग परिवर्तन आना चाहिए। उन दोनों का भी तीसरा बड़ा शासक था, हमारे यहाँ का भी तीसरा बड़ा शासक। तीसरा बड़ा शासक कौन? पहला बड़ा शासक नेहरू, दूसरा बड़ा शासक इंदिरा, और उसके बाद सब अलते चलते रह गए। मतलब जो डिसीजन मेकर थे वो नेहरू थे, फिर इंदिरा थी, फिर वो सरकारें चलती रहीं। और अब उनके बाद तीसरा बड़ा शासक अगर भारत में बैठा, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या करना है? उस समय बौद्ध, वो पूरा बौद्ध में कन्वर्ट किया था, एक सुर में भारत आ गया था। फिर बाद में पुष्यमित्र शुंग ने उसको पुनः कन्वर्ट किया वैदिक काल में। फिर गुप्तों के समय पर पूरे देश को भागवत, नई बिल्कुल एकदम जो 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 नई टेक्नोलॉजी, नई चीज है, वो लेकर आए थे गुप्त। फिर इस्लाम भारत में आया और वो आया। अब मोदी जी के समय पर जैसा वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे, उनका मानना है कि सब कुछ परमेश्वर करवा रहा है। अब वो जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा पद्धत विधियों से कर रहे हैं। जो भी हो रहा है वो उनके ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और वो कुछ कर नहीं रहे हैं। जो करवा रहा है भगवान, वो कर रहे हैं। भारत का इतिहास बता रहा है कि जो करवा रहा है, जो कर रहा है, सदैव से ऐसे प्रतापी राजाओं ने एक ही बात कही है, और वो बात यह है कि परमेश्वर की कृपा से इंद्र की सीट हमें मिली है। परमेश्वर विराजमान होता है, और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना, पुनः अपने वैभव पर स्थापित करना, ये राजा का कर्तव्य बनता है। समुद्रगुप्त ने एक भारत किया था, सबसे बड़ा भारत किया था, वो भी 70 वर्ष बाद किया था। अशोक ने एक भारत श्रेष्ठ भारत किया था, वो भी 70-75 वर्षों बाद किया था। और अब हम फिर से उस रास्ते पर आ जाएंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले तो भारत में एक संप्रदाय रहे, यानी कि जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि भारत होमोजीनियस हो, एक संप्रदाय, वो हो भारतीय। अगर खाड़ी के संप्रदाय को यहाँ स्थान बना रहेगा, तो समस्याएं सदैव
रहेंगी। अगर बेथलेहम के संप्रदाय को यहाँ स्थान बना रहेगा तो समस्याएं सदैव रहेंगी। इसलिए अगर भारत को एक करना है तो सबसे पहला काम बुद्ध धर्म की तरह, बुद्ध धम्म की तरह एक सुर में आ जाए, शासक उसको तय करेगा, या पुष्यमित्र शुंग की तरह एक हो जाए, या फिर भागवतों की तरह यानी कि गुप्तों की तरह एक भारत हो जाए। और अब मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे करेंगे, इसकी तैयारी शुरू होनी चाहिए। ये इतिहास के पन्नों से मैंने आपको बताया। मैं अभी बात पूरी नहीं हुई, बहुत लंबा खिंच गया है। अभी हम ये बताएंगे कि आखिर क्या-क्या भारत के लिए चैलेंजेस हैं। ये जो ये इस रास्ते पर जो मैंने आज बोल रहा हूँ, इस रास्ते पर चलने के लिए भारत के सामने चैलेंजेस क्या-क्या हैं, उपाय क्या-क्या हैं और कौन-कौन भारत के सामने खड़ा होगा और उनका समाधान क्या निकाला जाएगा, ये हम भविष्य में मतलब कल या परसों में उसका पूरा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। मैं अल्पज्ञानी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरी अल्प बुद्धि में आया, वो मैंने कहने की कोशिश की। ये युग परिवर्तन का समय है, चाहे विवेकानंद जी की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे पूज्य सुदर्शन जी की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे पौराणिक काल की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे भारतीय ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देख लीजिए, या फिर भारत में युग परिवर्तन के कालों को ध्यान में रखते हुए देख लीजिए। ये युग परिवर्तन का वर्ष है और ईश्वर ने अगर मोदी जी को चुना है तो मान लीजिए कि ये युग परिवर्तन होना है। कमर कंटक आप मार्ग अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।